So class 11th, today we are starting lesson 3 of your chemistry. इसका नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, या फिर इसको कहते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। काफ़ी सारे नाम हैं। इसमें हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ने वाले बच्चे। कंप्लीट लेसन होगा अबाउट द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सबसे पहली बात तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है। पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। ठीक है, और ये अरेंजमेंट बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, सबसे पहले सर डोवरनियर थे, साइंटिस्ट थे सर डोवरनियर जी। उन्होंने सबसे पहले एलिमेंट को अरेंज करना चाहा। ठीक है, एलिमेंट एक्चुअली क्या है स्टूडेंट, जब ये अरेंजमेंट स्टार्ट हुआ तो उस समय भी 40-50 एलिमेंट नोन थे। आज के समय में कितने एलिमेंट नोन हैं? आज के टाइम में लगभग 118 एलिमेंट नोन है। हम इतने एलिमेंट को जानते हैं। लेकिन जब इनका क्लासिफिकेशन चालू हुआ उस समय भी अराउंड 50 एलिमेंट के बारे में सारे लोग जानते थे, सारे साइंटिस्ट लोग जानते थे। उस समय 50 एलिमेंट थे। तो उन्होंने ट्राई किया कि एलिमेंट को कुछ ऐसे तरीके से जमाएं कि इनको पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाए, इनकी स्टडी करना आसान हो जाए। इसलिए इन्होंने क्या किया, इनको अरेंज करना स्टार्ट किया और उस अरेंजमेंट को नाम दिया पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सबसे पहला अरेंजमेंट किसने किया था? सबसे पहला अरेंजमेंट किया था सर डोवरनियर ने। डोवरनियर ट्रायड्स। फिर बता दूं हम क्या पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं उनको किस प्रकार अरेंज किया जा सकता है उनकी फिजिकल, केमिकल या बाकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस ज़माने में इस अरेंजमेंट के लिए सबसे पहला अरेंजमेंट किसका था? डोवरनियर ट्रायड का था। ये थोड़ा सक्सेसफुल अरेंजमेंट था, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं कह सकते। इन्होंने क्या कहा, डोवरनियर सर ने 3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए, इसलिए इसको ट्रायड कहा गया है ना। दे फॉर्म ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। कितने कितने एलिमेंट का ग्रुप बनाए बच्चों? दे फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स in which इसमें क्या होता था, in which atomic mass of middle element is the mean of other two। मतलब क्या हो बच्चों, ये उस समय की बात है जब साइंटिस्ट एटॉमिक नंबर के बारे में जानते भी नहीं थे, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। ये बहुत पहले की बात है। ये है अराउंड 1817 की बात है ना, काफ़ी पुरानी बात है। तो वहाँ पर सब कुछ जो है ना एटॉमिक मास के हिसाब से होता था। किसके हिसाब से होता था स्टूडेंट? एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग होता था। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई भी 3 एलिमेंट को अगर लें और उन 3 एलिमेंट में से जो बीच वाला एलिमेंट है, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर 3 एलिमेंट में कंसिडर करके चलता हूँ कि ए बी सी और 3 एलिमेंट है। तो मिडिल वाला जो एलिमेंट है ना, इसका जो मास आएगा वो इन दोनों के मास के एवरेज के बराबर होना चाहिए। मीन मतलब हमने देख रखा है ना, मीन कैसे निकालते हैं क्लास 10th में। मीन निकालने के लिए जैसे 2 एलिमेंट है तो वो a+c/2 हो जाता है। जितने एलिमेंट उनका सबका मास और अपॉन में जितने एलिमेंट है 2, जैसे a+c 2 एलिमेंट है तो अपॉन में 2 आता है। अगर इन तीनों का मीन निकालना हो तो इन तीनों को प्लस किया जाता है, अपॉन में 3 आता है ना। इस प्रकार से मीन निकालते थे। तो अभी हम इसको यहाँ नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे 3 एलिमेंट है तो बीच वाले का जो मास है वो इन दोनों के मास के मीन के इक्वल होना चाहिए। मतलब a+c/2 के बराबर अगर इसका मास होता है तो इन तीनों एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है ना, इन तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक जैसी होंगी। तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टीज कैसी होंगी बच्चों? एक जैसी होंगी। ये कहा था सर डोवरनियर ने। फॉर एग्जाम्पल एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं। लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है, सॉरी मास नंबर था उस समय 7, एटॉमिक मास 7 यूनिट। सोडियम मास 23 और पोटेशियम जिसका मास 39। अगर आप इन दोनों का मीन करेंगे तो कितना होगा? 39 + 7/2।
जो कि 46/2 होता है, जो बिल्कुल लगभग इक्वल या बिल्कुल इक्वल होता है सोडियम के। इसका मतलब उनके हिसाब से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक ट्राइड में है और तीनों की प्रॉपर्टीज़ लगभग एक जैसी है। और ये सही भी था, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट आज के समय में ग्रुप नंबर 1 में आते हैं। तीनों ही एल्कली मेटल्स होते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इनकी सेम होती हैं। तो ये ट्राइड उनका सक्सेसफुल रहा, इन तीनों एलिमेंट को उन्होंने प्रॉपरली जमा लिया इस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसे कुछ और ट्राइड भी निकले, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनका ट्राइड भी उनका सक्सेसफुल रहा। क्लोरीन का मास होता था 35.5, ब्रोमीन का होता था 80 और इसका होता था 127। अगर इन दोनों को प्लस किया जाए, कहाँ है 35.5 प्लस 127/2, तो कितना आएगा बच्चों? ये आएगा 162.2, जिसको अगर 2 से डिवाइड करें तो लगभग 81.1 के आसपास आता है। तो लगभग मान सकते हैं कि इसके 80 के आसपास ही है ना। तो इस तरीके से उन्होंने जो ट्राइड बनाए वो कुछ ट्राइड तो सक्सेसफुल रहे। जैसे एग्जांपल मैंने दे दिया आपको, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का। दूसरा ट्राइड हो गया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। इस टाइप से एक और ट्राइड उन्होंने दिखाया था, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम का। इनका ट्राइड भी सक्सेसफुल रहा। कैल्शियम एटॉमिक मास है 40, स्ट्रोंटियम का एटॉमिक मास 88, बेरियम का 137। ठीक है, यहाँ पर अगर इन दोनों का अगर मास करते हो तो 177/2 होता है। ठीक है बच्चों, जो कि आता है 88.5 समथिंग, जो कि नियरली इसके इक्वल है। तो फिर से एक बार छोटा सा डोबर्नियर ट्राइड में समझा दूँ आपको। क्या हुआ? डोबर्नियर सर ने बोला कि जो भी एलिमेंट हैं उनमें से अगर 3 एलिमेंट को साथ में लिया जाए इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, अगर 3 एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में जमाएं, तो अगर उसमें से जो मिडिल एलिमेंट है उसका मास जो अदर 2 एलिमेंट हैं उनके मीन के बराबर होता है, अदर 2 एलिमेंट के मीन के बराबर होता है, तब ये तीनों सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट होंगे। इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी? बिल्कुल सिमिलर होंगे। ये था हमारा डोबर्नियर सर का ट्राइड्स। उनकी सोच ठीक थी, लेकिन बच्चों इतने सारे एलिमेंट को ट्राइड में जमा पाना इम्पॉसिबल था। तो यही हुआ, उन्होंने 3-4 ट्राइड तो बना लिए, जिस प्रकार मैंने आपको 3 ट्राइड शो किए, लेकिन इससे ज़्यादा ट्राइड उनसे नहीं बन पाए, है ना। और सारे एलिमेंट को अरेंज ना कर पाने की वजह से, है ना, ये जो उनका लॉ था वो डिस्कार्ड कर दिया गया, हटा दिया गया, नहीं माना गया। लेकिन फिर भी इसको इम्पोर्टेंट इसलिए माना गया क्योंकि ये सबसे पहला कोई ट्राई था कि किसी साइंटिस्ट ने इन एलिमेंट को इस प्रकार से जमाने का सोचा, इसलिए हमारी बुक में इसे हमेशा दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ डोबर्नियर ट्राइड से आपको क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, गिव 2 एग्जाम्पल या गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डोबर्नियर ट्राइड। तो ये तीनों जो हैं डोबर्नियर ट्राइड के एग्जाम्पल हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। क्लियर है क्लास? चलिए पेज टर्न करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सेकेंड लॉ क्या था? इसके बाद न्यूलैंड सर आए, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्या है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स? तो न्यूलैंड सर ने कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में जमाएं, ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट पे ही प्रूफ हुआ, हेवियर एलिमेंट पे नहीं हुआ। व्हेन लाइटर एलिमेंट आर अरेंज्ड इन increasing order of their atomic masses, then every 8th एलिमेंट, मतलब हर जो 8th एलिमेंट होगा ना, resembles
प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, मतलब जो 8वां नंबर होगा वो उससे पहले जितने भी नंबर होंगे उसमें से फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टीज शो करेगा, है ना। यानी हर 7 नंबर के बाद जो नया नंबर 8 आएगा वो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। जैसे कि ये समझिए कि यहाँ पर हमने कुछ एलिमेंट अरेंज कर दिए, तो 1 से लेके 7 तक के जो एलिमेंट है ये सब डिफरेंट है। जो 8th एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट जैसी होगी, जो 9th एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी सेकंड के जैसी होगी, जो 10th एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी थर्ड एलिमेंट की तरह होगी। मतलब हर इसके बाद यहाँ से आप यहाँ से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाले की प्रॉपर्टी इसके जैसी। अगर आप यहाँ से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 10th वाले की प्रॉपर्टी इनकी जैसी। तो हर 7 नंबर के बाद प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ फिर से वही आ जाती हैं, है ना। 4 एलिमेंट के लिए 1 2 3 4 5 6 7, तो अब जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी किसके जैसी होंगी, एलिमेंट 4 जैसी होंगी। इसलिए इसको कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के हर जो 8th नंबर आता है या हर 8th जो एलिमेंट आता है वो अपने से पहले वाले फर्स्ट एलिमेंट जैसा होता है ना। अगर यहाँ से काउंट किया जाए तो ये 8 थे, तो जो फर्स्ट होगा 8 7 6 5 4 3 2 1, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी, सेम होंगी। ये था सर का कहना। ये म्यूजिशियन भी थे, है ना, ये म्यूजिशियन भी थे, इनको ये भी पता था कि 7 नोट्स होते हैं, तो इन्होंने 7 नोट के अकॉर्डिंग में जमाया। जैसे इंग्लिश में जो नोट्स होते हैं 7, उसके हिसाब से उन्होंने बोला कि जो 8th नोट होता ही नहीं है वहाँ पर 7 नोट होते हैं, तो 8th जो नंबर आएगा एलिमेंट वो 7 की जैसी प्रॉपर्टीज़ को रिसेंबल करेगा। इन्होंने भी कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया था, मैं आपको बुक में ही शो कर देता हूँ। ये हमारी एनसीईआरटी बुक है, न्यूलैंड के ऑक्टेव्स लिखे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7। तो अगला 8th एलिमेंट कौन हुआ, सोडियम, जिसकी प्रॉपर्टी लिथियम जैसी होती है। हाँ, फिर उन्होंने देखा इस टाइप से हर 7 एलिमेंट की प्रॉपर्टी अपने से पुराने जैसे एलिमेंट की तरह थी। देख सकते हैं स्टूडेंट, ये कुछ मॉडर्न पीरियड टेबल जैसा ही है ना, उसका स्मॉलर रूप है, पुराना रूप है। तो न्यूलैंड सर ने भी कुछ एलिमेंट को तो अरेंज किया, लेकिन इन्होंने भी सारे एलिमेंट को अरेंज नहीं कर पाए, जितने भी एलिमेंट थे वो नहीं कर पाए। ये कुछ लाइटर एलिमेंट को तो कर पाए, लेकिन हेवियर एलिमेंट के लिए ये रिलेशन प्रूफ नहीं कर पाए कि हेवियर एलिमेंट का क्या प्रॉपर्टीज़ रिसेंबल होता है, इसलिए ये लॉ भी कुछ समय बाद डिस्कार्ड हो गया। इसके बाद थर्ड लॉ आया बच्चों। थर्ड लॉ किसने दिया था, फिर आया स्टूडेंट लोथर मेयर्स कर्व। लोथर मेयर्स अरेंजमेंट या लोथर मेयर्स कर्व। इन्होंने क्या किया था बच्चों, इन्होंने एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम में रिलेशन प्रूफ किया था। एटॉमिक वॉल्यूम्स में इन्होंने एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा अरेंज किया था। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी के अकॉर्डिंग एक कर्व बनाया था। एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम को लेकर इन्होंने कर्व बनाया था, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब के बारे में इन्होंने डिस्कशन किया था। डिस्कशन क्या किया था, मैं पहले आपको ग्राफ दिखाता हूँ बच्चों। ग्राफ कैसा बना था, इस टाइप का एक ग्राफ आप लोगों को बुक में दिखाई देगा, कहीं कहीं बुक में नहीं भी होता है, पर देख लीजिए। इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक नंबर यहाँ लिखा है गलती से, इसको एटॉमिक मास कर लीजिएगा बच्चों, एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इन्होंने ग्राफ बनाया था, और ये ग्राफ में क्या है, जो एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले हैं, इनका कहना था कि जो एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले हैं वो वैसी ही पोजीशन पर दिखते हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब एल्कली मेटल हैं आज के समय के। तो ये सब पीक पर हैं, ऊपर है, सबसे ऊपर है, ठीक है। तो इनके हिसाब से जो जो एलिमेंट
हाईएस्ट पोजीशन पर, या सबकी पोजीशन एक जैसी है, एलिमेंट्स की पोजीशन कैसी हैं, सिमिलर पोजीशंस होती हैं, ठीक है। बट ये भी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल स्टडी हमारे सिलेबस में नहीं होती है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इस सिलेबस में हमारे स्टडी दी है वो दी हैं, एक तो मेंडलीव्स के बारे में, कि सेम टाइम पर जब लूथर मेयर सर आए थे उसी टाइम पे मेंडलीव सर ने भी अपना एक एटॉमिक या पीरियोडिक लॉ दे दिया था इन्होंने, और वो पीरियोडिक लॉ काफ़ी चला था उस समय, ठीक है। और मॉडर्न थ्योरी के लिए भी उसमें से काफ़ी आइडियाज़ लिए गए थे। तो मेंडलीव सर, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाई, पीरियोडिक एक लॉ दिया, वो दोनों चीज़ें हम देखने हैं। क्या लॉ बोला उन्होंने? उनका लॉ था द फिजिकल एंड केमिकल, उनका लॉ था द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, आर द पीरियोडिक, आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, मतलब उनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, वो उनके एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है। पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक मासेस की, कैसी होती हैं? पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक मासेस या एटॉमिक वेट लिखा होगा, ठीक है। ये इनका लॉ था बच्चों, कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ है जो है वो पीरियोडिक फंक्शन होती है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कुछ समय बाद एक जैसी प्रॉपर्टी फिर आती है। पीरियोडिक मतलब एक पीरियड के बाद, एक टाइम के बाद, या एक जो भी कह सकते हैं पीरियड के बाद सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी होने लग जाती हैं, और वो मास पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? एटॉमिक मासेस पर डिपेंड करती है। ठीक है क्लास, अब पेज टर्न कर लेते हैं पहले। सो एलिमेंट, सबसे पहले आपको इनकी पीरियड टेबल दिखा देता हूँ, उन्होंने किस प्रकार पीरियड टेबल को अरेंज किया था। तो बच्चों ये हमारी मेंडलीव सर की पीरियड टेबल है, ठीक है। यहाँ पर होते हैं ग्रुप ऑफ एलिमेंट, यहाँ पर एलिमेंट्स के ग्रुप थे, है ना। ये था इनका ज़ीरो ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, ये जीरो ग्रुप तो उन्होंने सबसे बाद में जोड़ा था, है ना। पहले ये डिस्कवर नहीं हुआ था, पहले ये ग्रुप नहीं होता था बच्चों। जब उन्होंने डिस्कवरीज की थी तब यहीं से ग्रुप होते थे। ये ग्रुप तो बाद में डिस्कवर हुआ जब एलिमेंट धीरे धीरे डिस्कवर होते गए, और क्योंकि ये एलिमेंट जो थे हीलियम, ऑर्गन, ये सब नॉन रिएक्टिव थे, इसलिए इनको उन्होंने अलग ग्रुप में रख दिया था। इनके ग्रुप की क्या प्रॉपर्टीज़ है बच्चों? इनके ग्रुप की ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि इनके एक ग्रुप में दो सब ग्रुप होते हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट ग्रुप में दो सब ग्रुप हैं, है ना, इस टाइप से। ये फर्स्ट ग्रुप था और ये सेकंड ग्रुप था। फर्स्ट ग्रुप को वो लेफ्ट में लिख रहे हैं, सेकंड ग्रुप को राइट साइड लिख रहे हैं। हर एक ग्रुप में डबल डबल था, सब ग्रुपिंग थी। यहाँ पर टू एलिमेंट, ये सब एक ग्रुपिंग इस साइड में हो गया, एक ग्रुपिंग ये इस साइड में हो गया, ठीक है। ये ग्रुपिंग इस साइड में, इस टाइप से उनके हर एक ग्रुप में क्या होता था, उनके हर एक ग्रुप में डबल ग्रुप होता था। तो आपने यहाँ देखा होगा कि जो एलिमेंट है वो दो टाइप से अरेंज हो रहे हैं, एक तो इस टाइप से, ऐसे ऐसे ऐसे। इनको कहा जाता है पीरियड्स ऑफ, इनको क्या कहते हैं बच्चों? पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। एलिमेंट जब लेफ्ट से राइट जमते हैं तो ये होते हैं पीरियड, और वर्टिकली जब जमते हैं ऐसे ऐसे, एलिमेंट यहाँ लिखा है, कोई यहाँ, कोई लिखा है यहाँ, कोई लिखा है, तो इस पूरे को कहा जाता है ग्रुप। ये क्या होता है? एक ग्रुप होता है। तो इस टाइप से पीरियड्स, इस टाइप से ग्रुप्स होते हैं। तो मेंडलीव सर की पीरियड जो थी, इसके अंदर टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं बच्चों? टोटल 8 ग्रुप थे, 1 से लेके 8 तक, टोटल 1 से लेके 8 तक 8 ग्रुप्स थे ये।
और एक ग्रुप बाद में जोड़ा गया जिसको जीरो ग्रुप कहते हैं, जो था हमारे नॉन रिएक्टिव गैसेस हीलियम नियॉन इनको नोबल गैसेस भी कहा जाता है। इतने ग्रुप्स थे इनके, इसमें 1 से लेके 8 तक के तो मेन ग्रुप थे और एक जीरो ग्रुप अलग था, यानी टोटल देखा जाए तो 9 ग्रुप उन्होंने बनाए थे। एवरी ग्रुप कंटेन्स 2 सब पार्ट, है ना। हर एक ग्रुप के कितने पार्ट होते थे, सब ग्रुप होते थे 2, ए और बी, 2 सब ग्रुप भी होते थे। हर एक टेबल में हर एक, हमने देखा ना अभी कि उन्होंने एलिमेंट को किसी एक ग्रुप में इस तरफ भी लिखा है, कुछ को इस तरफ भी लिखा है। तो जिस तरफ होता था वो बी ग्रुप होता था और जिस साइड में था वो ग्रुप नंबर ए। तो हर ग्रुप में 2 सब ग्रुप भी होते थे। पीरियड्स की संख्या कितनी थी बच्चों, नंबर ऑफ पीरियड्स आर 7 पीरियड्स होते थे लेफ्ट से राइट वाले। लेफ्ट से राइट में कितने पीरियड होते थे, टोटल 7 पीरियड्स इसमें होते थे। चलिए ये तो बात कर ली हमने इसकी। क्या इम्पोर्टेंस है बच्चों, क्योंकि मेंडलीव सर का जो पीरियडिक टेबल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि इसी के बेसिस पर हमारी मॉडर्न पीरियडिक टेबल बनी हुई है। ठीक है, तो इनके इम्पोर्टेंस में सबसे पहला आता है, सबसे पहले वही है कि ऐसे एलिमेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिस्टमेटिकली बहुत सारे एलिमेंट को अरेंज किया। इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट हुए उन्होंने कुछ 2, 4, 5, 10, 20 तक कोई एलिमेंट को अरेंज किया, लेकिन इन्होंने अपने टाइम पर जितने भी एलिमेंट थे उतने सारे एलिमेंट को, अराउंड 56 एलिमेंट थे, उन सभी को प्रॉपरली इन्होंने अरेंज कर लिया था। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स इनके उसमें भी थी, बट फिर भी इन्होंने बहुत सक्सेसफुली अरेंज किया था। और सबसे बेटर बात ये थी बच्चों इनके ग्रुप, इनके पीरियड टेबल की, कि इन्होंने जो एक प्रिडिक्शन दिए थे, इन्होंने क्या किया था, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। मतलब इन्होंने बोल दिया था कि कुछ एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर होंगे और जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी ये इन्होंने बता दिया था, और वो सही निकला था। इन्होंने अपने पीरियड टेबल में कुछ स्पेस छोड़ के रखा था। ठीक है, इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट के लिए ब्लैंक खाली जगह छोड़ दी थी और कहा था कि ये एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर होंगे विथ दिस प्रॉपर्टीज़, और ये सही भी हुआ। इसलिए इनके इस पीरियोडिक टेबल को काफ़ी सक्सेसफुल माना गया। ठीक है, इसका एग्जांपल है गैलियम और जर्मेनियम। गैलियम और जर्मेनियम ये 2 एलिमेंट जो हैं उस समय पर डिस्कवर्ड नहीं थे, लेकिन इन दोनों के लिए उन्होंने जगह छोड़ी थी। ठीक है, गैलियम जो है वो एल्यूमिनियम के नीचे आता है, इसलिए उन्होंने इसको नाम दिया था एका एल्यूमिनियम। क्या नाम दिया, एका एल्यूमिनियम। एका का मतलब संस्कृत भाषा में होता है आगे आने वाला, मतलब गैलियम, एल्यूमिनियम के बाद क्या आएगा, गैलियम आएगा, ये उन्होंने बोल दिया था। इसी प्रकार ये जो जर्मेनियम है ये आता है हमारे सिलिकॉन के बाद, तो इसको नाम दिया था एका सिलिकॉन, मतलब सिलिकॉन के बाद आने वाला। और ये दोनों डिस्कवरीज उनकी परफेक्ट रही थी। जो प्रॉपर्टीज़ इन्होंने शो की थी, जो समझाई गई थी, वही सारी प्रॉपर्टीज़ वैसे की वैसे डिस्कवर हो गई थी स्टूडेंट। बाद में ये एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए और इस वजह से इनका काफ़ी नाम हुआ था, क्योंकि इनके प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हुए थे। कुछ और काम भी इन्होंने किए थे, जैसे कि करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। बच्चों बेरिलियम का आपने नाम सुना होगा, हमारा 4th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, बेरिलियम। इसका एटॉमिक मास 9 होता है एक्चुअल में, लेकिन ऑन दैट टाइम जब मेंडलीव सर का टाइम था उस समय इसके मास को 13.5 माना जाता था। कितना माना जाता, 13.5 माना जाता था। ठीक है, और उस समय क्या होता था बच्चों, ज़्यादा ये नहीं होता था कि प्रॉपरली मेज़र करने पाने की यूनिट नहीं थी, तो वहाँ पर वो इक्विवेलेंट वेट से चलते थे। किससे चलते थे, इक्विवेलेंट वेट, मतलब ये किस वेट के साथ दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करता है, इक्विवेलेंट वेट। तो इसका इक्विवेलेंट वेट जो था वो 4.5 था, है ना। और क्योंकि इसकी वैलेंसी उस समय 3 मानी जाती थी, जबकि इसकी वैलेंसी 2 होती है,
आज के समय में, लेकिन उस समय इनकी वैलेंसी 3 मानते थे। तो वेट निकालने का तरीका वहाँ क्या चलता था, इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, ये फॉर्मूला होता था उस समय पर जब मेंडलीव सर थे। तो इस तरीके से इसका एटॉमिक मास जो है वो 13.5 फाइंड किया गया था, जो कि कार्बन 12 और नाइट्रोजन 14 के बीच में आता था। लेकिन इन दोनों के बीच में उनको कोई भी खाली जगह नहीं दिखी, तो उन्होंने इसको थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशंस किए और उसके बाद ये देखा गया कि इनकी प्रॉपर्टीज़ तो बिल्कुल ही अलग है, ये तो हो ही नहीं सकती है। तो उसके बाद उन्होंने इसकी वैलेंसी को सॉल्व करके 2 पाया, और 2 करने के बाद 4.5 जो एटॉमिक वेट था, मतलब एटॉमिक वेट नहीं इक्विवेलेंट वेट था, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इन्होंने इसका मास जो है वो 9 फाइंड किया, जो कि आज भी सही चल रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, कुछ एटॉमिक मासेस को भी करेक्ट किया, जिसका बेरिलियम एक एग्जाम्पल है। तो ये कुछ ऐसे काम थे जो मेंडलीव सर ने किए थे, जिसकी वजह से उनकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो काफ़ी सक्सेसफुल रही। लेकिन इसके अलावा भी अभी भी इनमें कुछ डिफेक्ट्स थे बच्चों, जिसकी वजह से मेंडलीव सर की पीरियोडिक टेबल को डिस्कार्ड तो नहीं कह सकते कि डिस्कार्ड किया, लेकिन उसको सुधार दिया गया है ना। तो कम्प्लीटली ये तो नहीं कहा जा सकता मेंडलीव सर के टेबल को हटा दिया गया, लेकिन उसको ठीक करके नए तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना दी गई थी। इसमें क्या क्या डिफेक्ट थे अब हम वो देखेंगे कि क्या क्या डिफेक्ट्स मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में थे। सबसे पहला तो था इनका कि हाइड्रोजन की प्लेस प्रॉपर नहीं थी बच्चों। प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो होता है एलिमेंट बच्चों, वो ग्रुप नंबर 1 की प्रॉपर्टीज से भी रिसेंबल करता है। ग्रुप 1 हमारे कौन कौन होते हैं, एल्कलीज, तो इसको क्या है, एल्कली एलिमेंट के साथ भी रखा गया था। और ग्रुप नंबर 7 हेलोजन के साथ भी इन्होंने रख दिया था, दोनों ग्रुप में एक साथ रख दिया था, जो कि सही नहीं था। यानी इनकी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के लिए कोई प्लेस प्रॉपर नहीं थी। ठीक है, पहली प्रॉब्लम ये हो गई बच्चों कि हाइड्रोजन की प्रॉपर प्लेस नहीं थी। एंड नो पोजीशन फॉर आइसोटोप। स्टूडेंट जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई तो ये पाया गया, हमने पढ़ रखा है पहले ही आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं स्टूडेंट, एक ही एलिमेंट के 2 एटम होते हैं। जैसे बात करें कार्बन की, कार्बन का एक मास 12 और मास 14 के आइसोटोप होते हैं। इसका मास होता है 12 यूनिट, इसका मास होता है 14 यूनिट। तो अब अगर मेंडलीव सर की पीरियोडिक टेबल में हम मास के अकॉर्डिंग जमाएं तो 12 वाले को जमाएंगे कार्बन की जगह, तो 14 वाले को नहीं जमा सकते। मतलब एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग जब हम एलिमेंट को जमाते हैं तो आइसोटोप के लिए कोई जगह नहीं बचती है, क्योंकि ये इनका कहना क्या है, ये एलिमेंट को जमा रहे हैं मास के हिसाब से। अब अकॉर्डिंग टू 14 मास तो नाइट्रोजन का भी होता है, तो अब जब 14 वाले प्लेस पे आप ये नाइट्रोजन को जमाएंगे कि कार्बन को जमाएंगे, और एक ही एलिमेंट को 2 जगह कैसे रख सकते थे, ये नहीं रख सकते हैं। ठीक है, इसलिए आइसोटोप्स की पोजीशन के लिए भी इनके इसमें कोई भी जगह नहीं थी। तो क्योंकि ये डिस्कवरीज बाद में हुई थी आइसोटोप्स धीरे धीरे, तो आइसोटोप्स की डिस्कवरीज के बाद भी ये प्रॉब्लम आने लगी कि आइसोटोप को कहाँ रखा जाए। C12 C14 से बहुत सारे एलिमेंट के आइसोटोप हुए, हाइड्रोजन का भी हुआ, नाइट्रोजन के हैं, ऑक्सीजन के, लगभग बहुत सारे एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं। तो आइसोटोप्स के लिए यहाँ पर कोई स्पेस नहीं था। सम पेयर्स आर वेरी डिफरेंट, कुछ एनामोलस पेयर भी होते थे, ठीक है, जो कि रॉन्गली रखे गए थे। तो कुछ पेयर्स ऐसे थे बच्चों जिनको रॉन्गली पोजीशन किया गया था। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप देखें तो ऑर्गन जो है इसका एटॉमिक मास 39.9 होता है, और पोटेशियम जो है इसका एटॉमिक मास होता है 39.1। तो इन्होंने ऑर्गन को पोटेशियम से पहले लिख दिया था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा रहे हो तो पहले क्या आना चाहिए था, 39.1 आना चाहिए, इसके बाद किसकी वैल्यू आएगी, 39.9 की आएगी, है ना। तो इस टाइप से कुछ ऐसे पेयर थे जो आगे पीछे रखे हुए थे, प्रॉपर अरेंज नहीं थे, जिनके एटॉमिक मास में डिफरेंस था। पोजीशन ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स, ये कुछ ग्रुप से बच्चों, इनके लिए कोई पोजीशन नहीं थी। लेंथेनॉइड्स ये कुछ एलिमेंट होते हैं, लेंथेनॉइड्स 14 एलिमेंट हैं लेंथेनॉइड्स के, जिनकी प्रॉपर्टीज़ लगभग एक जैसी होती हैं, ठीक है। लेकिन इनके लिए इनके
पास कोई प्लेस नहीं था। 58 से लेकर 71 एटॉमिक नंबर इनका होता है, और ये एलिमेंट्स के लिए इनके पास कोई भी पोजीशन प्रॉपर नहीं थी। ठीक है, तो इनकी पोजीशन की प्रॉब्लम हुई थी। कुछ नॉन सिमिलर एलिमेंट को इन्होंने एक ही ग्रुप में रख रखा था बच्चों। सम नॉन सिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप एंड सम सिमिलर ग्रुप प्लेस्ड इन द डिफरेंट ग्रुप। मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी नहीं थी तो उनको सेम ग्रुप में रख दिया था, और कुछ ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी थी फिर भी उनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया गया था। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ प्रॉब्लम्स थी मेंडलीव सर के पीरियोडिक टेबल में, इस वजह से इस पीरियोडिक टेबल को डिस्कार्ड कर दिया गया था। लेकिन इनके वर्क को आगे बढ़ाकर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तैयार हुआ, तो इसलिए इनका जो क्रेडिट है या इन्होंने जो काम किया वो बहुत ही यूज़फुल रहा है बच्चों, है ना, बहुत ही यूज़फुल रहा है। तो और इन्हीं के ही अकॉर्डिंग इन्होंने तैयार किया, हेनरी मॉसले और नील्स बोहर सर ने तैयार किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या तैयार की गई? इन्हीं के हिसाब से तैयार की गई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाई थी बच्चों? तो इसमें नेम आता है हेनरी मॉसले सर का। ठीक है, हेनरी मॉसले सर एंड नील्स बोहर सर, इन्होंने मिलकर ये टेबल को कंप्लीट किया था। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स लेड बाय हेनरी मॉसले एंड नील्स बोहर। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक लॉ था, और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने छोटा सा चेंज किया था मेंडलीव सर के टेबल में। छोटा सा नहीं, होने को तो बहुत बड़ा है पर लिखने में छोटा सा है। उन्होंने ये कहा था द फिजिकल एंड केमिकल, उनका कहना था द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ elements are periodic function of their atomic numbers। और हमारे मेंडलीव सर ने कहा था कि वो एटॉमिक मासेस पे डिपेंड करती है, जबकि वो डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर। एक्चुअल में उनके टाइम पर एटॉमिक नंबर होते ही नहीं थे बच्चों। ये एटॉमिक नंबर की थ्योरी जो है बाद में आई, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरीज हो गई, इसके बाद ये पता चला एटॉमिक नंबर के बारे में। ठीक है, तो तब जाके ये क्लियर हुआ कि जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस पर डिपेंड करती है, वो एलिमेंट के एटॉमिक नंबर्स पर डिपेंड करती हैं, एटॉमिक मासेस पर नहीं करती है। ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो क्या पता चला बच्चों? तो ये पता चला कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना वो किस पे डिपेंड करती हैं? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती नंबर्स पर, नॉट ऑन द एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं करती हैं, डिपेंड करती हैं उनके एटॉमिक नंबर पर। और इसी कारण से क्या होता है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्योंकि एक पीरियड के बाद क्या होता है बच्चों, हमने लेसन 2 में देखा था, हमने आपको समझाया है अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसे आते हैं 1s2 2s2 3s2। 1s2 के बाद 2s2 आ जाता है, फिर क्या आता है बच्चों 2p के बाद फिर से 3s2 आ जाता है, फिर 3p के बाद फिर से 4s2 आ जाता है, 3d के बाद फिर 5s2। इस प्रकार से एक जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से आते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा लेसन 3 में, जो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में समझाया था, इसके अकॉर्डिंग आप समझ जाओगे। हमने देखा था, ठीक है, कि एक जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाते हैं। जैसे सोडियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप में, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कैसा होता है 3s1 होता है। इसी टाइप से अगर फर्स्ट वाले में आप चलोगे तो ऐसा किसके साथ आएगा, ऐसा आता है हमारा लिथियम के साथ, है ना। ये लिथियम के पास भी क्या होता है 2s1 होता है। सोडियम के पास क्या आया 3s1 आया। इससे ऊपर हाइड्रोजन के पास क्या आएगा, हाइड्रोजन के पास 1s1 आया। इसका मीनिंग ये है बच्चों कि एक जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाता है बच्चों, एक जैसा हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाता है तो प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं। हमने बोला ना
कि पीरियोडिक फंक्शन जो होती है प्रॉपर्टी, जो इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पर। किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पर, ना कि एटॉमिक मासेस पर। इसीलिए कुछ पीरियड के बाद ये प्रॉपर्टीज़ फिर से एक जैसी आने लग जाती है। ठीक है, ये सब कुछ डिपेंड किस पे करता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, जो मैंने आपको लेसन 3 में सिखाया हुआ है। देखिए हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 1 की। क्या क्या दिया है इसमें? लिथियम 2s1, सोडियम 3s1, मतलब लास्ट का बता रहा हूँ, ऐसे तो पूरा इतना बड़ा दिया है, लेकिन लास्ट में क्या है? आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, मतलब क्या दिख रहा है कि यहाँ पर हर बार एक इलेक्ट्रॉन s में होता है। ठीक है, तो इस टाइप की सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होता है। क्या कारण हुआ? ये कारण भी समझ में आ गया, रीज़न भी समझ में आ गया। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, कि एक जैसी प्रॉपर्टीज क्यों होती हैं? कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी का कारण क्या है? कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी है अक्रेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अक्रेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है ना बच्चों, इसीलिए पीरियोडिसिटी होती है। एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी क्यों होती है? सोडियम की प्रॉपर्टीज़, पोटेशियम की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी क्यों होती है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। पोटेशियम का क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1। तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों s के अंदर ही होते हैं और 1 1 होते हैं, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं? एक जैसी होती है। मतलब एक जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, इसलिए क्या होता है बच्चों? एक जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं? सिमिलर होती हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा रीज़न था, है ना। आप देखोगे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को इस प्रकार अरेंज किया गया है कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। अगर फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है तो उनका सारे ग्रुप के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सेम होगा। उसके लास्ट के सारे एलिमेंट, जैसे ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है तो इनके लास्ट शेल में एस के अंदर 1 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक बगल में शेल होता है जो ग्रुप नंबर 2 कहते हैं, जिसमें आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इन सब में क्या है? इन सब के अंदर इसमें होता है 2s2 लास्ट एलिमेंट, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन बता रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारे ऐसे होते हैं। फिर मैग्नीशियम में होता है 3s2, कैल्शियम में होता है 4s2। तो देख रहे हैं आपको एक जैसा आ रहा है s2 s2 s2। तो इस सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ही प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं। ये फाउंड हुआ बाद में। अब हम देखेंगे हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये हमारी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है इस टाइप से, है ना। हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर ग्रुप नंबर है 1 2, है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये सब यहाँ तक ए के नाम से चलते हैं बच्चों, 7A के नाम से चलते हैं। फिर 8 ग्रुप होता है जो तीनों का एक साथ मिला के, इन तीनों ग्रुप को मिला के 8 ग्रुप कहा जाता है। 8 9 10 को 8th ग्रुप ही कहते हैं। फिर यहाँ से ग्रुप नंबर बी चालू हो जाते हैं, 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B। और ये हमारा होता है लास्ट में 0 ग्रुप। स्टूडेंट क्या कहते हैं? 0 ग्रुप या नोबल गैसेस का। ठीक है, और इन्होंने जो प्रॉब्लम थी हमारे टेबल में लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड की पोजीशन की, उसको भी सॉल्व कर दिया। इनको नीचे ही अलग से हॉरिजॉन्टल रो में इन 14 एलिमेंट को जमा कर इनकी पोजीशन शो कर दी। तो ये है हमारी पीरियोडिक टेबल, आप लोगों की बुक में भी दी है, आप लोग बहुत आराम से इसको देखिएगा, है ना। ये फर्स्ट 1A और 1B, मतलब A और B के फॉर्म में 2 ग्रुप्स बांटे गए हैं बच्चों। ठीक है ना। ये फर्स्ट ग्रुप क्या है? फर्स्ट ग्रुप में हमारा हाइड्रोजन आता है सबसे ऊपर यहाँ पर, है ना, लेकिन उसको एक अलग ही पोजीशन बोला जाता है, टॉप ऑफ, सबसे ऊपर अलग यहाँ टॉप में उसको जगह दे दी गई। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये एक ही ग्रुप है। इन सब की प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं? सिमिलर होती है। ठीक है,
इस टाइप से ये पीरियोडिक टेबल हमारी तैयार की गई, जिसमें सारे एलिमेंट जितने भी नॉन एलिमेंट हैं उन सबको जमा लिया गया है प्रॉपरली। तो बच्चों हम देखते हैं, दूसरी बुक भी है कि उसकी टेबल थोड़ी सी छोटी है, तो आपको मैं बता दूं, है ना, सेम ही है, मतलब थोड़ा सा पेजेस छोटे छोटे ब्लॉक बना के दिखाया गया है ना। तो यहाँ पर टोटल 7 पीरियड अभी तक डिस्कवर हुए बच्चों। क्या हुए हैं? टोटल 7 पीरियड अभी तक डिस्कवर हुए हैं। पीरियड्स किसको कहते हैं? जो हमको बताए गए थे ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसी लाइंस को पीरियड कहते हैं। ये हमारे पीरियड्स इस टाइप से, ठीक है। किस पीरियड में कितने एलिमेंट है अभी हम ध्यान से देखेंगे। देखिए टेबल में आपको बता दूं, इसके थ्रू समझाता हूं आपको मैं। सबसे पहला पीरियड होता है पीरियड 1, वो सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है। उसके अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। उनके अंदर कौन सा ऑर्बिटल होता है? 1s ऑर्बिटल में भरते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं? 1s ऑर्बिटल में जाते हैं। इसके बाद आता है शॉर्ट पीरियड, पीरियड नंबर 2। इसके अंदर टोटल 8 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। 7 नॉर्मल एलिमेंट और 1 होती है इनर्ट गैस, 1 इनर्ट गैस होती है बच्चों, ठीक है। 8 एलिमेंट टोटल होते हैं। थर्ड पीरियड में भी टोटल 8 एलिमेंट है, 11 से लेके 18 तक। फोर्थ पीरियड जो है वो हमारा थोड़ा बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर टोटल 18 एलिमेंट है, 19 एटॉमिक नंबर से लेके एटॉमिक नंबर 36 तक, क्रिप्टॉन तक। फिफ्थ पीरियड भी हमारा लॉन्ग है, जिसके अंदर रुबिडियम से लेकर जेनॉन 54 तक टोटल 18 एलिमेंट है। पीरियड नंबर 6 जो है वो लॉन्गेस्ट है, उसके अंदर टोटल 32 एलिमेंट हैं, जो सीजियम से लेके रेडॉन तक है बच्चों, ठीक है। इन्हीं के बीच में हमारी लेंथेनॉइड सीरीज आ जाती है। कौन आ जाता है? लेंथेनॉइड सीरीज जो नीचे बनी है वो इसी पीरियड में आती है। और 7th पीरियड अभी भी इनकम्प्लीट है, उसके अंदर टोटल 29 एलिमेंट है ना। 29 एलिमेंट उसी के अंदर आते हैं, अभी भी उसके अंदर एलिमेंट की डिस्कवरीज बाकी है। तो इस प्रकार से 7 हॉरिजॉन्टल रोज में इसमें अरेंज किया गया है। और वर्टिकल कॉलम तो मैंने पहले ही बता दिया कि 18 वर्टिकल कॉलम हमारी इसमें होते हैं। ये देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर हम आपको पीरियड्स के बारे पीरियड तो देख ही लिए आपने, कॉलम्स के बारे में बताते हैं। फिर भी आप देख लीजिए 1 है ना, ये फर्स्ट जो पीरियड है वो इन दोनों से बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर। ये पहला पीरियड है जिसमें 2 एलिमेंट होते हैं। ये सेकेंड पीरियड है जो लिथियम से स्टार्ट होता है बेरिलियम तक, और ये इधर तक चला जाता है। फिर ये थर्ड पीरियड ऐसे फोर्थ करके ऐसे 7 पीरियड टोटल बनाए गए हैं। पीरियड हमेशा स्टार्ट होता है किसी एल्कली मेटल से और ख़त्म होता है किसी नोबल गैस के ऊपर जाकर, ठीक है बच्चों। अभी हमको इनके बारे में बहुत सारे डिस्कवरीज करना है, बहुत सारी स्टडीज़ करना है, डिस्कवरीज नहीं करना है। डिस्कवरीज तो आप लोग करोगे बड़े होके, अभी हमको सिर्फ इनको पढ़ना है, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चों, ये जो ग्रुप्स है ना, या जो ये कह लो कि हमारी पीरियोडिक टेबल है, इसको बेसिकली 4 मेन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। 4 मेन पार्ट कौन से हैं? जो हमारी सब शेल मैंने आपको पढ़ाई थी लेसन नंबर 2 में, जो सब शेल पढ़ाई है, एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल और एफ सब शेल। और ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है बच्चों, अकॉर्डिंग टू ग्रुप नंबर 1 और 2। ग्रुप नंबर 1 और 2 जो है ना बच्चों, आप ग्रुप नंबर 1 और 2 को देखोगे ना, तो ग्रुप नंबर 2 में हमेशा आप ये देखोगे कि पहले ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे होते हैं। लास्ट वाले बता रहा हूँ, सबसे लास्ट में 1s1 आता है, 2s1 आता है, 3s1 आता है, 4s1 ऐसा आता है ना। ये हाइड्रोजन का, और ये लिथियम का, सोडियम का, और ये किसका? सोडियम के बाद आता है हमारा पोटेशियम का। इसी टाइप से ग्रुप नंबर 2 जो है, ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आते हैं, 2s2 बेरिलियम का, 3s2 मैग्नीशियम का, 4s2 कैल्शियम का। तो आप क्या देख रहे हो कि जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है ना, वो एस सब शेल में आते हैं। किस में आते हैं? एस के अंदर ही आते हैं, पी डी या एफ सब शेल में नहीं आते हैं। तो इन एलिमेंट को उन्होंने
एस ब्लॉक एलिमेंट नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? एस ब्लॉक एलिमेंट। थोड़ा सा और क्लासिफिकेशन कर दिया। क्या नाम दिया? एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? जो ग्रुप नंबर 1 और 2 के होते हैं। ग्रुप नंबर 1 और 2 के एलिमेंट को इन्होंने एस ब्लॉक एलिमेंट कहा। आप लोग देखोगे ये 1 और 2 के जो हैं इनको एस ब्लॉक एलिमेंट नाम दिया गया दोनों ग्रुप को। और इनको एक और नाम दिया गया, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी नाम दिया गया, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 को। सिर्फ ये किस वजह से हुआ बच्चों? इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी प्रकार से ग्रुप नंबर 3B यानी कि देखा जाए तो ग्रुप नंबर 3 से लेके 18 तक 1 2 3 4 5 6 इनको पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। ये भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ही होते हैं। इनको पी ब्लॉक क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो ऐसा होता है 2p1 से लेके 2p6 तक, 3p1 से लेके 3p6 तक। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के देखिएगा। आप लोगों को मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊं तो बोरॉन का क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हो भी 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 ये 2p6। तो इनके आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? पी ब्लॉक में जाते हैं बच्चों, सॉरी पी सब शेल में जाते हैं, इसलिए इनको नाम दे दिया गया पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोला गया बच्चों? पी ब्लॉक एलिमेंट। उसी प्रकार से बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट का जो ऐसे सीरीज है लॉन्ग, इनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहा गया या इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नाम दिया। ट्रांजिशन या डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टीज़ है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो डी ब्लॉक में होता है। 3d1 3d2 3d3 3d5 3d5 3d6 3d7 3d8 3d10 3d10। तो सारे एलिमेंट कहाँ पाए गए? डी में। ये 3d सीरीज़ है, ये 4d सीरीज़ है, फिर 5d सीरीज़ आ जाती है, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया? डी ब्लॉक एलिमेंट बोला गया बच्चों। हम इनको और स्टडीज़ करेंगे, हमारी केमिस्ट्री में पूरा एक अलग चैप्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट का, पी ब्लॉक एलिमेंट का, ध्यान से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ मैं बस शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। ये जो एलिमेंट है हमारे नीचे जो है लेंथेनोइड एक्टिनोइड, इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हैं कि इलेक्ट्रॉन इनके कहाँ जाते हैं? एफ सब शेल में जाते हैं, इसलिए इन सबको नाम दिया गया एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो इनको 4 डिवीज़न कर दिए हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट नाम दिया गया है बच्चों। तो हमारी आज की क्लास सिर्फ इतनी रहेगी बच्चों, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन को देख लिया है। एक और चीज़ देख लेते हैं बच्चों, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 100, मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा हो उनका नाम कैसे दिया जाता है। इसके लिए एक छोटी सी टेबल आपको देखना पड़ेगी। 0 डिजिट को नील कहा जाता है, एन से एब्रीविएट करते हैं। 1 डिजिट को अन कहा जाता है, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 को बाई कहते हैं, 3 को ट्राई। क्वाड्रेटिक का क्वाड लिया है, पेंटेनोइक का पेंट लिया है, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन। तो जैसे इसका एग्जांपल समझेंगे तो समझ में आएगा। एटॉमिक नंबर 101 को क्या कहते हैं? 1 के लिए U, 0 के लिए N, फिर 1 के लिए U, तो इसका नाम हो गया UNU, है ना, सिंबल है ये। इसका नाम क्या होगा? अन, नील, अन। देखिए 1 को कहते हैं अन, 0 को नील, फिर कहते हैं अन। अन, नील, अन और ईएम लास्ट में जोड़ा जा रहा है, तो अनिलियम, अनिलियम। इस टाइप से आपको इसका नाम दिया जाएगा और ये इसके सिंबल्स हैं। ये एक टेबल में आपको शो कर रहा हूँ जो मैंने बताई, इसका यूज़ करके आप कर सकते हैं। 102 के लिए क्या होगा? अन, नील, बाई, फिर यम, तो अनिलबियम, ठीक है। ये इन तीनों वर्ड पे डिपेंड, सब नंबर पे डिपेंड कर रहा है। 103 के लिए आप क्या करोगे? अन, नील, ट्राई, तो अन, नील, ट्राई और यम, अन, नील, ट्रियम, इस टाइप से। और इनके सिंबल पहले लेटर ले लिए, UNT, UNT, UNB, UNU, इस टाइप से इनको क्या दिया गया बच्चों? इस टाइप से इनको नेमिंग की गई। 1 से लेके 100 और 100 के ऊपर के एलिमेंट्स को इस टाइप से नाम दिया जाता है। क्लियर है? तो ये हमने वीडियो आज फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं।